हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के डेमो क्लास में न्यूटन्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं और उसकी जो बेसिक थ्योरी है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो क्या होता है, F इक्वल टू, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो कि सिस्टम को एक्सलेट करेगा या उसमें रिटार्डेशन जनरेट कर देगा। ठीक है। और डेल्टा P क्या है, डेल्टा P हमारा चेंज इन मोमेंटम है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। यानी ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसको जितना समय लगा है वो हमारा डेल्टा टी। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चों अगर मैंने इसको एम इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो एम है ये हमारा कांस्टेंट है, एम हमारा कांस्टेंट है। यानी हम ये जो फॉर्मूला भी बना रहे हैं ये उसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लगाएंगे जिसमें मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरिएबल मास सिस्टम में इसको यूज नहीं कर सकते। अब ये कांस्टेंट मास क्या होता है और वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये एफ नेट एम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले की जो वैलिडिटी है वो मास हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो मास अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीपी ऑफ dt, कैलकुलस के फॉर्म में। तो अगर यहां पर m को मैंने बाहर निकाल दिया और dv ऑफ dt, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वापस ऐसे ही आ गया, F इक्वल टू एम। तो यहाँ पे वापस वही बात हो गई कि m यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से। तो यहाँ पे भी जो मास है वो क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हमेशा मास कांस्टेंट ही रहेगा, कभी मास वेरी भी करेगा। जैसे अगर हम देखें F इक्वल टू dp ऑफ dt, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम m इंटू बी। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं तो ये dm ऑफ dt। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला में ये बताता। अब देखो ये फॉर्मूला वेरिएबल मास सिस्टम के लिए लगेगा, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है। अब यहां पर ये जो वेरिएबल मास सिस्टम है, ये जो डीएम ऑफ dt, यानी एक सेकंड में ये इतना मास या तो ऐड होगा या सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम के अभी एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूले की दूसरी पहचान है, अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केजी पर सेकंड दिया हो तो आप समझ जाओ कि ये वाला फॉर्मूला वहां यूज होने वाला है।
अब जैसे हमने ब्लॉक को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखा, तो ब्लॉक का तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मास हमेशा क्या रहेगा, ब्लॉक का कांस्टेंट, यानी ब्लॉक वाले प्रॉब्लम। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, ये वाला। इसमें मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर रॉकेट वगैरह है, चेन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या कोई दूसरा तरह का सिस्टम है, जैसे पाइप वाला है, मान लें अगर अपन पाइप बना लें, पाइप अगर पाइप में से यहां से पानी बह रहा है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम हो गया। या फिर हम रॉकेट वाला प्रॉब्लम देखेंगे, तो रॉकेट में भी मास क्या होता है, वेरी होता रहता है, मास यहां से बाहर निकलता रहता है। तो ये भी कैसा हो गया, वेरिएबल मास सिस्टम। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ के पहले ये देखना है कि ये जो मास है वो चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और वेरी कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। तो इसमें एक तीसरा फॉर्मेट भी आता है, जैसे तीसरे वाले में दोनों चीज वेरी हो सकती है, एफ इक्वल टू डीपी ऑफ dt। अब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों वेरी हो जाए, तो वहां पे क्या करेंगे, एम डीवी ऑफ dt चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसको अपन लगा देंगे यहाँ पे। तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, d बार हो गया dm ऑफ dt। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहां मास और वेलोसिटी दोनों वेरी करें। इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम बता रहा हूं जिसमें मास हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, इस पर, ठीक है ना। इस पर हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चनों को। अब देखो, पहला अगर मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं कैसे इसको अप्लाई करना है, और फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक ब्लॉक को बनाऊं, ये हमारा एक ब्लॉक है और ये एक स्मूथ सरफेस है। अब ये वो फोर्स है जो बॉडी को या तो एक्सलेट करवाएगा या इसमें रिटार्डेशन लेके आएगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि 4 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया और मास कितना है, 2 kg, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है। तो हमें क्या करना है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो पुशिंग या पुलिंग फोर्स ये होता है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसको पुश कर रहा है तो यहां 4 लिख देंगे। मास, कितने मास को पुश कर रहा है, 2 को, इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने 2 ब्लॉक ले लिए, ये एक ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। मैं मास दोनों का सेम ले लेता हूं, ये 2 kg, ये 2 kg, और यहां पर मैं उतना ही फोर्स लगा देता हूं, 4 न्यूटन। अब मैंने जब इसमें 4 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो अब देखते हैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन हमें पता करना है, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला लगाना सीखो। यहां पर पुशिंग फोर्स कौन है,
F4 न्यूटन। और कितने को पुश कर रहा है? इस पूरे सिस्टम को, दोनों ब्लॉक को कर रहा है। तो यहां पे आपको ऐसे लिखना है एफ नेट मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मास। सिस्टम हमारा ये है, ये दोनों ब्लॉक जिसकी हम स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन देख रहे हैं दोनों का। तो ये हमारे दोनों ब्लॉक मास हो गए। तो ये हो गया 4 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप देखेंगे फर्क, देखेंगे यहाँ पे, जैसे इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 है, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। देखो एक्सेलरेशन हाफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है और यहाँ पे मास कम है, यानी मास को इंक्रीज करने पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें। कहने का मतलब यहाँ पे अपन ने फोर्स को क्या कर दिया है? कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये अगर F कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मास। यानी सिस्टम का मास इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दें और मास को इंक्रीज कर दें तो एक्सेलरेशन के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और इसका उल्टा भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे फॉर्मूले में कैसे अपने को डेटा को पुट करना है वो आपको समझ में आ गया। तो ये जब भी आप एक्सेलरेशन का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करने का, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें एक फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना लेते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप सिस्टम का मास यहां लिखेंगे और सिस्टम पर जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो यहां लिखे जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड करते हुए आना चाहिए, तभी आप दूसरी क्वांटिटी जैसे टेंशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 3 ब्लॉक यहां पे ले लेता हूं, अगर मैं 3 ब्लॉक यहां पे ले लेता हूं तो फिर देखना कैसे होगा। एक ये और एक ये, सरफेस स्मूथ है हमारी। अगर मैं यहां पर फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं और यहां पे मास M1, M2 और M3, अब किसी ने मेरे से पूछा कि भाई बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जिधर ये बॉडी चल रही है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माना करो, ये पॉजिटिव होगा, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। अभी तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, वो F है, और सिस्टम का मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, इसमें एक्सेलरेशन हमें फाइंड करते हुए आ गया। अब इसमें टेंशन, स्ट्रिंग वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, इसमें स्ट्रिंग लगा रहता है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पर मान लीजिए एक स्ट्रिंग लगा दिया बीच में, मासलेस स्ट्रिंग है, सरफेस स्मूथ है, और यहाँ पर 2 kg है और यहाँ पर 3 kg है, और हम 10 न्यूटन फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं। तो वापस से एक्सेलरेशन पूछा, ठीक है ना, इसमें वापस से एक्सेलरेशन पूछा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है
टोटल मास लिखना है इनटू एक्सेलरेशन, ये सिस्टम का मास है। तो ये खींचने वाला फोर्स कौन है? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन है और मास कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि जो रस्सी होती है उसके अंदर टेंशन आ जाता है, और टेंशन का काम क्या होता है? खींचना होता है। तो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, यानी बॉडी से दूर होती है। जैसे मैं यहाँ पर इसके लिए कलर यूज करता हूं। मान लो अगर मुझे इसका टेंशन लिखना है यहाँ पर, तो ऐसे एरो लगाऊंगा और यहाँ पर टी लिख दूंगा, ठीक है ना। एक्शन का रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर ये नए दो फोर्स पिक्चर में आ गए हैं, तो आंसर यही आएगा? मैं बोलूंगा हाँ, यही आंसर आएगा। देखिए, ये फोर्स बेटा कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें बोलते हैं इंटरनल फोर्स, जो सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग एक कंपोनेंट है सिस्टम का, तो इस कंपोनेंट के जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक बच्चे ने ऐसे किया और दूसरे बच्चे ने इस तरह से डाउट पूछा, तो देखो कैसे क्लियर करेंगे इसको। तो यहां पर मैंने अभी इस वाले मेथड में टेंशन को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता था कि ये टेंशन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो अभी मैंने क्या बोला आपको, जिधर मोशन हो रहा है उधर आप पॉजिटिव लो, ये पॉजिटिव, तो बेटा ये फोर्स पॉजिटिव और ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं न्यूटन क्या बोलता है कि नेट फोर्स, सिस्टम पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो लिखा जाएगा पहले, नेट फोर्स मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स देखिए 10, ये माइनस टी प्लस टी, ये जितने भी फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, ये सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे सिस्टम का मास कितना हो गया? 5 इंटू ए। तो बेटा टेंशन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गए, तो यहां पर इक्वेशन यही बन गई जो ये बन रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो बुक में भी आप देखेंगे कि टेंशन को नहीं लिखते हैं बुक वाले, या कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना तो वो टेंशन नहीं लिखता है जब वो एक्सीलरेशन सिस्टम का फाइंड करता है, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बेवजह आपका समय खराब होगा लिखने में, तो इसलिए नहीं लिखा जाता। तो इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं तो एक्सेलरेशन पर वो कोई इफेक्ट नहीं डालते। ये आपका थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या बोले इंटरनल फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं क्या, पूछ सकते हैं आपसे। तो वो भाई कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। सेम आंसर आ गया। तो अभी हमने दोनों तरीके से एक्सेलरेशन को फाइंड किया, ये डायरेक्ट मेथड और ये इनडायरेक्ट मेथड है। हमने सभी फोर्स को कंसीडर किया है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और इसमें डायरेक्ट अपन ने एक्सटर्नल ही देखा। तो तभी तो बुक में लिखा रहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो ही केवल और केवल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बाकी इंटरनल फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नए सवाल देखते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन पूछते हैं, टेंशन पूछते हैं, पुली वाले क्वेश्चन जब हम करते हैं, या दो ब्लॉक जब साथ में जुड़ के चल रहे होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना एग्जर्ट करता है,
तो वो ये सब पूछा जाता है। तो मैं आपको देखो एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और एक है लॉन्ग कट जो बुक वगैरह में रहता है, दोनों चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो एक एक करके हम सभी मेथड्स को सीखेंगे यहाँ। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। एक कोई मैं सिस्टम ले लेता हूं जिसमें स्ट्रिंग भी है और दो ब्लॉक भी है, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहां पर एक ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक में एक स्ट्रिंग लगा दिया, ये मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया 3 kg, या और सिंपल डेटा यूज कर सकते हैं अपन जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। सिंपल सा कोई डेटा हम यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मास कितना है, m। ये ब्लॉक है, इसका मास m है। ये एक दूसरा ब्लॉक है, इसका भी मास क्या है, m। और बेटा सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसी है हमारी, स्मूथ है ये, और इस पर फोर्स F लगा दिया हमने, ठीक है। अब वो टेंशन पूछ रहा है इस स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करेंगे। न्यूटन्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनमें सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन फाइंड करें, ठीक है ना। अगर हमारा जो सिस्टम है वो एक्सीलेट कर रहा है, तो एक्सीलेट कब करेगा, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी। इसमें अनबैलेंस फोर्स है ये एफ, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो एक्सीलेट करने लगेगी सिस्टम हमारा। तो यहां पे सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। भाई टेंशन निकालना है, उसके पहले हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो बोले यार एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है, हाँ बोले है, अभी बताया था। ये आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स है और ये हमारा टोटल मास है, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला, कौन खींच रहा है, एफ खींच रहा है। कितने मास को खींच रहा है, एम प्लस एफ। ये अपने मन से सवाल किया आप, ठीक है ना। तो 2m इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन 2m। तो ये एक्सलेशन आ गया आपका सबसे पहले। अब देखो जो क्वांटिटी हमें फाइंड करना है, जो हमसे सवाल में पूछी है, क्वेश्चन में पूछी है, यानी इसमें टेंशन पूछा है आपसे, ठीक है। तो अभी तो आपने कहा कि टेंशन तो इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्स तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फिर फाइंड कैसे करेंगे अपन। तो ये देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये क्या कहता है कि फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। तो हम क्या करें कि इंटरनल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बनाया जा सकता है, कैसे। अगर मैं यहां पर इस ब्लॉक, इस रस्सी के तो वो कर दूं, हिस्से कर दूं, ठीक है ना, या फिर मैं दूसरे तरह से ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पर, ये दो ब्लॉक है, पहले मैं आपको टेंशन बता देता हूं कैसे। यहां पर ये टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये भी टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है,
अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। ठीक है, तो अब देखो इसको एक्सटर्नल कैसे बनाए। इंटरनल फोर्स को जब भी एक्सटर्नल बनाना हो तो इस सिस्टम के दो टुकड़े कर दो। कैसे? जैसे यहां पर इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं। तो देखो बेटा, इसको इस वाले को, इस वाले ब्लॉक ए को कौन खींच रहा है? ये स्ट्रिंग खींच रही है। ठीक है ना, अब सिर्फ एक ब्लॉक देख रहे हैं आप, ओनली एक। अब ये जो पेयर थे वो अलग अलग हो गए। जब इंटरनल फोर्स इस तरह से लिखा जाएगा, यानी आपने इनको अलग कर दिया, ये दोनों जो पेयर थे एक साथ, वो आपने जब अलग अलग लिख दिए, तो अब इंटरनल फोर्स ही क्या बन गया आपका? एक्सटर्नल फोर्स। जैसे यहां पे ये एक्सटर्नल फोर्स अकेला है, पेयर में नहीं। तो जब अकेला फोर्स लिखा जाएगा, यानी सिंगल फोर्स, तो वही इंटरनल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सटर्नल। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो वैलिड हो जाएगा। अब तो हमारा ये एक्सटर्नल हो गया ना, क्योंकि ये अलग हो गया। ठीक है ना, तो अब इसको देखो, इससे भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, और इससे भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अगर मैं इससे करूं सॉल्व, देखो इसमें कम फोर्स लग रहे हैं तो कैलकुलेशन कम होगा, इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। स्टेप देख लेते चाहे तो बेटा इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो खींच कौन रहा है? एक्सटर्नल का मतलब खींचने वाला। अभी सिंगल में है ना, ये देखो, तो ये एक्सटर्नल हो गया, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो टेंशन के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेलरेशन आपने पहले से फाइंड कर रखा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ अपॉन 2m। देखो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? F/2। F/2 हो गई टेंशन की वैल्यू। अब बच्चों यहां पे देख लेते हैं, इससे भी यही आंसर आएगा। तो देखिए, अब सिस्टम तो हमारा इस तरफ चल रहा था, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया? निगेटिव। देखना इसमें स्टेप ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो हमेशा ऐसा ब्लॉक चूज करो जिसमें फोर्स कम लग रहा हो, तो उससे आंसर जल्दी निकल के आएगा। तो ये चीजें आपको फिजिक्स में समझना है, और यही एमजीसीआई में सिखाई जाती है कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके की पॉइंट्स क्या है, ये यहां सिखाया जाता है। तो एफ माइनस टी, टेंशन निकालना, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो बेटा एक्सेलरेशन की फिर जरूरत पड़ी, जिसकी जरूरत पड़े ना उसको पहले निकाल। F/2m, F/2m, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा यहां पर F माइनस टी, ये हो गया F/2। अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है? टेंशन की, टेंशन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? F/2। देखो इससे भी आंसर यही निकल के आया, और इससे भी आंसर यही आया। इसमें नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो गई, इसमें डिक्रीज हो गई। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए, किस ब्लॉक को हमें सिंगल लेके सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है, तो आपका टाइम बचेगा कहने का मतलब। अब बेटा ये तो आपके मेथड 1 है जिसको अपन बोलेंगे, और ये स्टेप 2 लिखा करेंगे अपन जब भी क्लासरूम में भी इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको स्टेप 2 बोलेंगे। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग मेथड है, इसको हमने मेथड 1 बोला। अब कुछ हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेथड है हर चैप्टर में, जिनमें आप कुछ सेकंड के अंदर ही आंसर ला सकते हैं। अब मैं आपको जो फास्ट मेथड है हमारा, उसको बताता हूं। तो इसको हम मेथड 2 नाम देंगे।
और आंसर आपके सामने मैंने लिख रखा है, इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, इसे अपन वेरीफाई कर सके। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करने का मतलब मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब देखो मेथड 2 हमारा जो है वो बहुत फास्ट है। क्या करना है आपको, कोई भी सवाल हो, स्ट्रिंग का हो या दो ब्लॉक कंबाइन होके चल रहे हो, 3 4 कितने भी ब्लॉक हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है ना, आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लासरूम में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे अलग अलग वैरायटी के, और मेथड हम चेंज नहीं करते हैं, एक ही मेथड हमारा रहेगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, उससे एनएलएम के लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी इस टाइप की। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग हुआ, तो स्ट्रिंग के ऊपर आप टेंशन टी लिख लिया करो। टेंशन टी लिख लिया, यानी भाई इस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना, तो हमें इस पर टी लिख देना है। जिस भी स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन निकालना है या जिसका निकालना है स्ट्रिंग का, उसका टी लिख दिया उस पर। अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कलर अलग यूज करता हूं। अब बेटा ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इस वाले मास से मल्टीप्लाई करेगा। और ये वाला जो मास है वो इधर वाले फोर्स से, तो यहां तो फोर्स है ही नहीं भाई, इस साइड तो फोर्स है ही नहीं, इस ब्लॉक को तो कोई भी नहीं खींच रहा है। तो मेरी बात आप समझ रहे हो, इधर का मास, इधर का फोर्स, इधर का फोर्स, इधर का मास। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये फोर्स, ये मास, बाउंड्री बना ली, फोर्स इंटू मास, इधर का मास, इधर तो इस ब्लॉक को तो इधर कोई खींच ही नहीं रहा है, तो 0 × m अपॉन टोटल मास। ये यहां पर टोटल मास लिखा जाता है नीचे सिस्टम का, तो यहां पे कितना हो जाएगा, m प्लस m इक्वल टू एफ एम अपॉन 2m। आंसर आपका आ गया F/2। तो देखो कुछ ही सेकंड में ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम और भी इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये मेथड में बहुत टाइम लगा और इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंशन टी पूछा है, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग, यहां पे लिख देता हूं टेंशन टी की वैल्यू पूछी है। इधर अपन 3 kg लिख देते हैं, इधर 6 kg लिख देते हैं, और इधर 3 न्यूटन लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। अगर अपन पहले वाले मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसलिए अपन मेथड 2 का यूज करेंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई यहां पर मुझे टेंशन पता करना है, इस स्ट्रिंग का टेंशन पता करना है, लिख दिया टेंशन टी। अब क्या करूंगा, इधर का फोर्स, इधर का मास, 3 × 3। देखो बेटा इधर कोई फोर्स नहीं है, तो 6 × 0, इधर कोई फोर्स ही नहीं है, इधर फोर्स तो क्या है, 0 है, इधर कोई खींच रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ का फोर्स 0 है, तो ये 6 × 0 से मल्टीप्लाई करेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे किसको लिखना है किसको नहीं लिखना। टोटल मास कितना हो गया, 6, 3 + 6, ये कितना हो गया, 9, और बेटा ये भी कितना हो गया, 9, तो कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, इससे आंसर आ गया आपका।
ठीक है ना। और अगर हम हमारे जो मेथड 2 से मेथड, ये तो मेथड 2 हो गया यानी M2, और अगर M1 से अगर उसको सॉल्व करें उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक डायग्राम बना देते हैं। आपको मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि कितना डिफरेंस है। आपको जो यहाँ सिखाया जाएगा उसमें क्या है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो थोड़ा सा अलग रहेगा सभी से। तो यहां पर 3 kg और यहां पर 6 kg, ये 3 न्यूटन। अब मेथड 1 से अगर अपन करें तो उसमें टाइम लगेगा। तो स्टेप 1 में क्या लिखा जाता है, स्टेप 1 में लिखा जाता है एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये 3 न्यूटन फोर्स, ये टोटल मास है 3 + 6 इंटू ए। सबसे पहला एक्सेलरेशन 3/9, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखिए, जबकि मैं इस पे बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूं तब इसमें टाइम लग रहा है। अब आप देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमारे पास एक ब्लॉक ले लेंगे इसमें से, जैसे मैं यहाँ पे टेंशन टी लिखता हूं ना, ऐसे करके। तो देखो, अगर मैं इस ब्लॉक के लिए जाऊं तो इस पे तो 2 फोर्स लग रहे हैं और पीछे वाले ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है, रियर ब्लॉक पर। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक ले लेंगे हम, ये हो गया 3 kg, यानी ब्लॉक को अलग अलग कर लिया करो, जब भी टेंशन निकालना है ना ब्लॉक को अलग कर दिए। तो ये आपका जो एक्सेलरेशन है वो ए है, तो यहाँ पे वापस से F इक्वल टू एम ए लगा देंगे। तो F कौन है, खींचने वाला फोर्स, यहाँ T मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/3, तो 3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। देखो आंसर दोनों से सेम आए लेकिन इससे जल्दी आ गया। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक और अपन देख लेते हैं, जैसे यहां पर अगर एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कि दोनों फोर्स हो जब, तब हमें टेंशन फाइंड करना हो। जैसे एक जनरलाइज कर देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई M1 मास का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पर M2 मास, ठीक है ना। इस पर फोर्स लग रहा है F2 और इस पे फोर्स क्या लग रहा है F1, और इस स्ट्रिंग का आपको टेंशन फाइंड करना है, ये टेंशन की वैल्यू पता करना है। तो अब देखो फटाफट हो जाएगा, ये फोर्स इस मास से मल्टीप्लाई कर लेगा, F1 M2, और ये F2 इस M1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, M1 अपॉन टोटल मास कितना हो गया M1 + M2। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले की तरह भी देख सकते हो, ठीक है ना। हर प्रॉब्लम में आपको यही करना है, यानी जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड है या फिर ऐसे दो ब्लॉक कंबाइन होकर चलते हैं ना एफ फोर्स लगा के, तो यहाँ पे वो नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा इनके बीच में, तो आप यहाँ पे नॉर्मल लिख देना, और बस यही वाली चीजें हैं। यहाँ का जो फोर्स है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल F M2, और बेटा इधर तो फोर्स है ही नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल मास कितना है M1 M2, यानी इसको मैं थोड़ा सा FM2 M1 + M2, बुक में आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा मैथड दिखाई देगा, और ये देखो कुछ सेकंड के अंदर ही अपना आंसर आ जाएगा। तो अब हम एक इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बता ही दिया आपको। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
और इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने जो क्विक मेथड है इससे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक और है, ये किसी स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं और अभी इधर से अपन ने फोर्स लगा दिया F, इसका मास m है और ये 2m है। अब ये बोलेगा इन दोनों सरफेस के बीच में ये जो कांटेक्ट हो रहा है ना दोनों सरफेस का, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा हो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, एड इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इस साइड का फोर्स उस साइड का मास और अपॉन टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 2F/3। लो आंसर आ गया। अगर हम फोर्स की पोजीशन चेंज कर दें, फोर्स की पोजीशन चेंज कर दें तो नॉर्मल में बदलाव आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर m और ये कितना हो जाएगा 2m। अब मैं फोर्स इधर से लगाने लगा तो देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है। इस ऐप का वैल्यू और इस मास का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल मास कितना हो जाएगा n। ये कितना हो गया F/3। अब इसकी वैल्यू अलग आ रही है इसलिए इसको डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा आई और यहाँ पर कम आई है नॉर्मल की, यानी छोटे वाले यानी कम मास पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, और ज्यादा वाले मास पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। ये फैक्ट बनता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि भाई मैंने यहां पर एक m और ये 2m, क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बनाते जाओ अपन, है ना, f और यहां पर 2f लिख दिए। अब आपको तो पता ही है कि ये सिस्टम इधर ही चलेगा, तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन पूछा है यहाँ पर n, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स का मल्टीप्लाई इस मास से कर दूंगा, तो 2f इंटू m और इस फोर्स का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा f इंटू 2m अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m। तो ये हो जाएगा आपका 4Fm अपॉन 3m, नॉर्मल रिएक्शन 4F/3। ये सॉल्व हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से अपन करें, ठीक है, जनरल मेथड से, तो ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको, और इससे देखो कुछ सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स आपको क्लासरूम में मिलेंगे, बहुत सारे। तो लगभग हर चैप्टर में आपको ऐसे कुछ मेथड सिखाए जाएंगे जिससे आपके जो आंसर हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे क्वेश्चन के। तो बच्चों ये अपना एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कुछ मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें फिगर है हमारे सामने और ये जो है ना टेंशन इन थ्रेड, इसमें एक टेंशन पूछ रहा है थ्रेड में। टेंशन इन थ्रेड, ये भी ऐसी स्ट्रिंग और ब्लॉक है ना, तो घबराने की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वेट है ना इनको लिखेंगे। ये आपका 6G और ये कितना हो गया, ये 10G हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को सीधा कर लेंगे। इधर कितना हो गया 6G और इधर कितना हो गया 10G। अब मास तो लिखना ही पड़ेगा,
6 kg और ये 10 kg। अब यहाँ पे टेंशन लिख दो, वैसे ही करना है। अब क्या करेंगे, ये 10g और ये 6 मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये 6g इस 10g से मल्टीप्लाई कर लेगा, और टोटल मास ये, तो ये 60g और ये भी कितना हो जाएगा 60g, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया 120g। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू जी। तो देखिए, ये मैं जी को यहाँ 10 ले लेता हूं और फिर अप्रोक्स आंसर देख देंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां पर ये और ये, ठीक है ना। तो यदि ये लगभग 75 के आसपास आएगा, है ना। तो 75 से अपने को कम वैल्यू देखना है, यानी ये हमारा जो आंसर है। अब देखो जी को मैंने 10 माना है तो 75 आया, ठीक है ना। तो 75 के आसपास, ये जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका है, क्योंकि 9.8 रखोगे तो थोड़ा सा उसमें आपको क्या लगेगा, समय लगेगा कैलकुलेशन। तो 75 के आसपास कौन सा है, 73.5 हो गया। तो ये इसका आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब बेटा इसमें हम और भी क्वेश्चन इस तरह के डील कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मेथड है, या आप बोले पढ़ाने का तरीका, इस तरह से इजी वे में हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।